आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं किसी किताब का रिव्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने, आपको याद होगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की किताब का रिव्यू किया था। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं दोस्तों। मैंने 150 से ज़्यादा, 150 200, अब तो गिनती भी भूल गया हूँ। बहुत बचपन से ही मैं किताब पढ़ते आ रहा हूँ, तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। लेकिन किसी भी किताब ने मेरे दिमाग पे इतना गहरा असर नहीं छोड़ा जितना इस किताब ने छोड़ा। ट्वेल्थ फेल। विश्वास मानिए दोस्तों कि जब मैंने किताब पढ़ी, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, 170 पेज की किताब है। मैंने 3.5 घंटे में खत्म कर दी थी। आप शायद इससे जल्दी खत्म कर दें। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा, मैं एक हफ्ते तक इसका हैंगओवर रहा था मेरे दिमाग पे। ये किताब हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, पढ़िए इसे। डेफिनेटली आप ये लेक्चर देखेंगे, बट यह किताब आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये उन सबके लिए इंस्पिरेशन है। सबको मोटिवेट करेगी जिन लोगों को लगता है कि मेरे साथ कुछ सही नहीं चल रहा, मेरी जिंदगी बहुत ही खराब है। ये किताब आप जरूर पढ़ें। ये जर्नी है उस इंसान की जो 12वीं फेल था, जिसके पास कुछ नहीं था, भिखारियों के साथ सोया, खाने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने देश का, क्या दुनिया का सबसे टफ एग्जाम UPSC निकाला। और इस समय कमिश्नर है वो मुंबई में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, ट्वेल्थ फेल किताब। इस पूरी किताब का रिव्यू करेंगे। बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग किताब है, कसम से दोस्तों। लेक्चर में आपको मजा आ जाएगा। इस पे तो मूवी बननी चाहिए। इस किताब में, इस कहानी में ड्रामा है, धोखा है, लव स्टोरी तो कमाल की है, और संघर्ष है। परिस्थितियों से संघर्ष करता है एक इंसान, लेकिन हार नहीं मानी उसने। देखिए, आप इसकी टैगलाइन देखिए, ट्वेल्थ फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। हार नहीं मानी, लड़ता रहा परिस्थितियों से, और अंत में उसको जीत मिली। और हर चीज को खुशी खुशी वो लेता गया। तो आज हम इस किताब की बात करेंगे दोस्तों। अनुराग पाठक ने लिखी है ये। अनुराग पाठक, जो इस किताब के प्रोटैगनिस्ट हैं, ठीक है, जो हीरो हैं, मनोज शर्मा। असली में अनुराग पाठक उनके दोस्त हैं, और अनुराग पाठक भी IAS ऑफिसर है। इनके इंटरव्यूज दोस्तों अवेलेबल हैं। बेस्ट सेलर है ये वैसे अमेजोन पे। मैंने ये जब किताब ऑर्डर की थी तो मुझे 1 महीने बाद मिली। ये अवेलेबल ही नहीं है। इतनी ज्यादा इस किताब की मांग है, और हो भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत जो किताब लिखी है। आप पहली लाइन पढ़ेंगे, किताब की पहली लाइन से आखिरी लाइन तक, जब तक आप इसको खत्म नहीं कर लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं इस किताब को। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है। बहुत गहरा असर मेरे ऊपर तो बहुत गहरा असर किया। तो अनुराग पाठक जी ने लिखी है, वो भी IAS ऑफिसर हैं। और जो प्रोटैगनिस्ट है, मनोज शर्मा, वो तो IPS है ना। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। अभी लल्लन टॉप पे उनका बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू आया था 2-3 हफ्ते पहले। तो आज हम इस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। बड़ा मजा आएगा। ये है मनोज शर्मा। आपको देख के इनको लग नहीं रहा होगा कि इतना ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन आज हम इनकी कहानी बताएंगे आपको। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कहानी। चलिए दोस्तों, सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है। सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी IQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, इस वैसे तो इस किताब में चैप्टर्स नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इस मतलब जो पूरी किताब 170 पेज की, उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया है। डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीजें इसमें नहीं बता पाऊंगा। इस किताब की समरी में दे रहा हूं। तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़ें। ठीक है, ये मेरी विनती है, और ऑर्डर भी है मेरा कि इस किताब को आप बिल्कुल छोड़े नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक छोटा सा गांव है, बीलग्राम। वहां से शुरू होती है दोस्तों कहानी। वहां के रहने वाले हैं मनोज। 5 कैरेक्टर हैं, ठीक है। 5 कैरेक्टर्स की असली कहानी है ये, ठीक है ना, फिक्शन नहीं, असली कहानी है ये। तो 5 कैरेक्टर्स की आपको मैं पहले नाम बता देता हूं, ये कौन है। सबसे पहले तो कहानी के हीरो मनोज शर्मा। क्या बात है, ठीक है। जो बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं अभी। दूसरी हीरोइन श्रद्धा। हालांकि ये बाद में आएंगी, कहानी जब आधी खत्म हो जाएगी तब इनकी एंट्री होती है। और तीसरे सपोर्टिंग एक्टर कम विलन, तो इनको वैसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन भैया इनका जो काम था थोड़ा विलन टाइप का, बाद में हो गया था। विक्रमादित्य पांडे उर्फ पांडे जी। पांडे जी भैया पीछा नहीं छोड़ने वाले मनोज शर्मा का। पहले तो पांडे जी ने मनोज शर्मा की बड़ी मदद की, और बाद में फिर भैया श्रद्धा और मनोज शर्मा से जलने लगे। बड़ी मजे की कहानी है दोस्तों, ये जरूर देखेंगे हम। और चौथा, पांचवा, मनोज शर्मा के पेरेंट्स, ठीक है। इनकी माताजी, हार नहीं मानी इनकी माताजी ने। कितना भी होता था, घर में पैसे नहीं होते थे, 200 300 कुछ भी होता था, अपने बच्चे को जरूर देती थी वो। और इनके रिबेलियन पिताजी,
पिताजी तो एकदम अक्खड़ कि मैं तो पूरे सिस्टम को हिला दूंगा। तो ये 5 कैरेक्टर्स इस कहानी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी शुरू होती है, मैथ्स का पेपर होता है दोस्तों, स्कूल जाना होता है अगले दिन मनोज शर्मा को पेपर देने के लिए स्कूल जाना होता है। उनकी 12वीं की परीक्षा होती है। पहले बता दूं दोस्तों थोड़ी भूमिका। एक्चुअली जिस गांव में ये रहते हैं वो आपको पता ही है कि चंबल घाटी के पास है मुरैना। अगर हम बात करें तो वहां पे हर कोई बागी होता है। आपको अक्सर हर कोई मतलब इन द सेंस कि ऐसे वहां पे बोला जाता है ना कि भैया यहाँ पे आपको बंदूक तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। बागियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या है कि वहां पे एक स्कूल था, चीटिंग होती थी वहां पे। ये 2000 की बात है दोस्तों, ये मिड 1990 से लेकर मतलब 1995 से लेकर ये 2006-7 तक की कहानी है, ठीक है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि स्कूल में बड़ी चीटिंग होती थी, आज भी होती है, आज इतनी नहीं होती है। तो जितने भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने आते थे वो सब चीटिंग करके पास होते थे, ठीक है। जो गांव में बहुत ज्यादा चीटिंग होती थी, तो इनके स्कूल में ऐसे ही था कि इनके स्कूल में बहुत ज्यादा चीटिंग होती थी। तो मनोज शर्मा को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, अपनी तारीफ सुनना। क्या बात है, हर किसी को पसंद होता है कोई मेरी तारीफ कर दे। तो मनोज शर्मा लोगों को दिखाने के लिए क्या करते थे, छत पे मैथ्स लगाते थे और जोर जोर से मैथ्स के सवाल पढ़ते थे। मैथ्स बिल्कुल दूर दूर तक इनका रिश्ता नाता नहीं था मैथ्स से। साइंस मनोज शर्मा की, साइंस और अंग्रेजी ये मनोज शर्मा की बहुत ज्यादा वीक थी, ठीक है ना। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि पूरा गांव मेरी तारीफ करे, जोर जोर से पढ़ते, ठीक है। अब भैया कहानी यहीं से शुरू होती है। इनका पेपर होता है अब 9, 10th, 11th, 12th, ठीक है। मतलब 9, 10th, 11th ये 3 साल ये जो क्लास होती है, मनोज शर्मा ने ये जो 3 साल में एग्जाम दिया होता है और इसको पास वो सिर्फ चीटिंग करके होते हैं, क्योंकि स्कूल में जबरदस्त चीटिंग होती है, ठीक है। लेकिन 12वीं में क्या होता है, 12वीं में कुछ गड़बड़ हो जाती है जो कि टर्निंग पॉइंट होती है इनके जिंदगी का। क्या होता है कि मैथ्स का पेपर मतलब बोर्ड का पेपर, अगले दिन मैथ्स का पेपर, गणित का पेपर। स्कूल जाने के लिए हर कोई रेडी हो रहा है। सुबह हो गई, मनोज अपने घर से निकले। एक छोटी सी पुलिया थी, वहां पे बस आती थी। स्कूल जो था वो 30 किलोमीटर दूर था, ठीक है, इनके गांव से। तो बस आती थी, बस रुकती है। अब बस में 2 लोग चढ़ने के लिए बैठे, ठीक है। कौन कौन, एक तो मनोज शर्मा और दूसरे उनके दोस्त विष्णु। विष्णु की मैं यहां पे बात करना चाहूंगा। विष्णु एक्चुअली एक ऐसा लड़का था जो हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था, ठीक है, पढ़ने में बहुत तेज। अब गांव में जिसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, भले उसके कितने भी परसेंटेज हो, लेकिन उसको ऐसे देखा जाता है कि भैया इससे बड़ा तो विजेता दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो भैया उनके पापा, उनके पिताजी बड़ा एकदम ठाठ से बोलते थे कि मेरा बेटा देखो कितना अच्छा है पढ़ने में। और मनोज को काफी टॉन्ट मारते थे कि क्यों मनोज, इस बार कितने परसेंटेज आने वाले हैं। और विष्णु भी मनोज को टॉन्ट मारता था कि मेरे सामने तुम क्या हो। लेकिन अब भैया क्या होता है कि दोनों लोग जाते हैं स्कूल। स्कूल में वैसे तो जो मास्टर जी होते हैं गणित के, वो अपना वही रूटीन काम चीटिंग कराना शुरू करते हैं। पेपर आता है, पहला सवाल, पहले सवाल का आंसर बोर्ड पे लिखना टीचर जी शुरू ही कर रहे होते हैं, ताकि लोगों को चीटिंग करा के, बच्चों को चीटिंग करा के पास करवाया जा सके। तभी आ जाते हैं वहां पे दुष्यंत सिंह, ठीक है। नाम यहां पे दोस्तों असली नहीं है, ठीक है। मनोज का तो नाम असली है, वैसे बाकी के नाम शायद असली नहीं है, क्योंकि मैंने इनके इंटरव्यू में देखा था, ठीक है। तो यहां पे एसडीएम डेप्यूटी कलेक्टर आ जाते हैं स्कूल में। अब डेप्यूटी कलेक्टर दुष्यंत सिंह एकदम लंबे चौड़े हीरो टाइप, वो बोलते हैं चीटिंग हो रही है यहाँ पे, अच्छा अभी बताता हूं, चीटिंग रोको। अब उस समय स्कूल वालों को लगता है कि ये ऐसे ही रूटीन चेकअप है, पुलिस वाले आए हैं, चेक करके चले जाएंगे, दोबारा चीटिंग कराएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुष्यंत सिंह वहीं पे कुर्सी डाल के बैठ गए, खूंटा डाल के बैठ गए कि आज चीटिंग नहीं होगी। अब उस स्कूल में पहला पेपर था मैथ्स का, आने वाले बहुत सारे पेपर थे, अंग्रेजी, हिंदी, बहुत सारे पेपर थे। तो पूरे हफ्ते चीटिंग नहीं हुई। जब तक बोर्ड के पेपर चले, 12th के पेपर चले, पूरे मतलब हफ्ते चीटिंग ही नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर बच्चे फेल हो गए, इंक्लूडिंग मनोज। तो मनोज 12वीं क्लास में फेल हो गए। खाली हिंदी में इनके 100 में 62 नंबर आए थे, बाकी सब में फेल, हर किसी में फेल। तो यहां से कहानी की होती है शुरुआत। अब मनोज को लगा कि ये कौन है भैया, ये इतना ज्यादा ताकतवर इंसान कौन है जिसको देखते ही हर कोई खड़ा हो गया और सैल्यूट मारने लगा। कमाल की बात है। अब दोस्तों दूसरी कहानी पे आते हैं। एग्जाम हो गया, एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं आया है। इसी के बीच में क्या होता है, एक क्रिकेट मैच होता है, मनोज के गांव का और दूसरे गांव का क्रिकेट मैच होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है
कि क्रिकेट मैच में मनोज को खेलने जाना होता है, टूर्नामेंट होता है, लेकिन टूर्नामेंट में 10 रुपए देने होते हैं। अब मनोज का जो परिवार होता है, मनोज के परिवार में उसकी मां होती है, उसके पिताजी बाहर काम करते हैं, कृषि विभाग में काम करते हैं, लेकिन उनके पिताजी हमेशा नौकरी छोड़ते रहते हैं, ठीक है ना, हमेशा वो सस्पेंड ही रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि उनको पूरी दुनिया बदलनी होती है। अभी उनके पिताजी पे भी आएंगे। तो पिताजी 6-7 महीने से घर नहीं आए हैं, 10,000 रुपए भेजे हैं, घर में खर्चा चल नहीं रहा है, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है और एक माँ है। तो माँ बोलती है कि हमारे पास ना है 10 रुपए, जो करना है कर लो, यहां पे हमारे पास 10 रुपए नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मनोज को मन होता है टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मनोज जाते हैं वहां पे। तो क्रिकेट मैच शुरू होता है। क्रिकेट मैच में चीफ गेस्ट यही एसडीएम होते हैं, यही एसडीएम क्रिकेट मैच के चीफ गेस्ट होते हैं, दुष्यंत। तो मिस्टर दुष्यंत जो है वो मैच देखने आते हैं और मैच शुरू हो रहा होता है, लेकिन जो कमेंट्री कर रहा होता है वो बड़ा ही एकदम थकेला इंसान होता है। वो बीच बीच में गाना गा रहा है और अजीबोगरीब बातें कर रहा है। आपको पता ही है दोस्तों, गांव में किस तरीके की कमेंट्री होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे दुष्यंत सिंह 2-3 बार टोकते हैं कि यार क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ये क्रिकेट मैच चल रहा है, तो मजाक समझ के रखा हुआ है तुमने। तो यहां पे क्या होता है कि भैया जो कमेंटेटर होता है थोड़े टाइम के लिए बोलता है, मैं जरा अभी मतलब होके आता हूं टॉयलेट, अभी थोड़ी देर के लिए, अभी बस 10 मिनट के लिए, एक काम करो मनोज, तुम कमेंट्री कर दो तब तक। तो मनोज ने माइक ले लिया 10 मिनट के लिए। अब एकदम से कमेंट्री हो गई गंभीर, और ये दुष्यंत सिंह को बहुत भा गया, दुष्यंत सिंह को बहुत ज्यादा भा गया। भले ही क्रिकेट मैच बीलग्राम हार गया हो, मतलब मनोज का गांव हार गया हो, लेकिन दुष्यंत सिंह जब मैच खत्म हुआ तो मनोज को बुलाया और बोला कि बेटा तुम बोलते बहुत अच्छा हो। मनोज तो वैसे ही हमेशा अपनी तारीफ सुनने के लिए ललायत रहता था। तो जैसे ही उसको पता चला कि दुष्यंत सर ने इतनी ज्यादा, डेप्यूटी कलेक्टर है भैया हमारे जिले के, मेरी तारीफ कर दी, वो तो 7वें आसमान पे, वो 7वें आसमान पे, बहुत ही खुशी हुई उसको। तो यहां पे ये चीज खत्म। अब आ गया रिजल्ट की बारी। अब मनोज के परिवार में आते हैं। मनोज के परिवार, जैसा कि मैंने बताया, इनके पिताजी, इनकी माताजी और इनकी एक छोटी बहन और इनका एक बड़ा भाई। अब जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन बड़ा भाई सुबह से गायब, ठीक है। पिताजी आ गए हैं घर पे, गांव में आ गए हैं, थोड़ी बहुत पैसे की तंगी दूर हुई है, लेकिन वो 1 महीने से घर पे है। अब इनकी माताजी पिताजी पे टॉन्ट कस रही हैं कि क्या घर पे ही रहोगो, ऑफिस जाओगो कि नहीं। ऐसी बोली है, आपको पता ही है, बुंदेलखंडी बोली, बहुत ही खूबसूरत खड़ी बोली। तो इनके पिताजी बड़े एकदम रिबेलियन टाइप के, वो एकदम इग्नोर करते हैं कि, मतलब इनके पिताजी का ईगो बहुत बड़ा होता है। अक्सर हम देखते हैं ना कि जो फादर होता है उनका ईगो, उनके ईगो से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है, तो बहुत बड़ा ईगो। तो बोलते हैं कि तू अपना काम कर, ज्यादा इसमें मत इंटरफियर कर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि रिजल्ट आने वाला होता है, ठीक है, भाई का कोई पता नहीं, फैमिली बिल्कुल डामाडोल, पैसे की तंगी। उधर से इनके छोटे भाई आते हैं, ठीक है, जो मनोज के पिताजी के छोटे भाई, इनके पिताजी का नाम रामवीर शर्मा, ठीक है, और इनके जो चाचा जी है श्याम सुंदर, दौड़ते दौड़ते आते हैं, अरे मनोज फेल हो गो, फेल हो गो, मनोज फेल हो गो, सब में फेल हो गो। तो इनके पिताजी एकदम मतलब ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनके पिताजी बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब मुंह माया है, उनको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, तो पिताजी ध्यान नहीं देते। तब इनके चाचा को लगता है, आपको पता ही पंचायत कैसी होती है, हर कोई तो चाहता है कोई फेल हो तो क्रिटिसाइज किया जाए। तो इनके चाचा जी थोड़ा नमक मिर्च लगा के बताते हैं कि अरे भैया फेल हो गो है, खाली हिंदी में पास हुआ है, उसमें 100 में 62 नंबर आए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट फेल हो गो। फिर इनके पिताजी नहीं, उसके बाद बताते हैं अच्छा देख लो टेलीफोन नंबर जैसे मार्क्स हैं, 10, 11, 12, 13 इस तरीके के मार्क्स हैं, कोई चिंता भी है। फिर इनके पिताजी नहीं। अब इनके चाचा जी एकदम खिसिया जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार क्या मैं इतना सोच रहा हूं कि कुछ तुम बोलोगे, लड़ाई देखने को मिलेगी, कुश्ती उश्ती देखने को मिलेगी, कुछ नहीं हो रहा है, चलो ठीक है मास्टर कार्ड फेंकते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये पास नहीं हो पाएगा। जब तक तुम्हारे साथ था, मनोज 8th क्लास तक अपने पिताजी के ही साथ रहते थे, ठीक है, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था, लेकिन फिर 8th क्लास के बाद गांव में आ गए। तो यहां पे इनके चाचा जी ट्रम्प कार्ड फेंकते हैं, बोलते हैं कि पहले ही बोला था यहां पे कि अपने साथ रखो, अब देख लो क्या हो गया है। इधर इनकी माता जी बोल रही है कि मोड़ो फेल हो गो, और इनको कोई फर्क ना है। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूं ऑफिस, 1 महीना हो गया, देखता हूं डिपार्टमेंट में काफी काम खाली पड़ा हुआ है, अगले साल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इनके भैया जी आते हैं, ठीक है, इधर इनके भैया जी आ गए, बड़े भैया जी। बड़े भैया बोलते हैं कि मैंने एक जबरदस्त आइडिया निकाला है। तो 2 स्टोरी पैरेलली चल रही हैं, एक तरफ ये 12वीं फेल कर गए और इधर इनके भैया जी की एंट्री हो रही है। वो बोल रहे हैं अपनी माता जी से, अपने पिताजी से कि मुझे चाहिए टेम्पो, अब से मैं टेम्पो चलाऊंगा, टेम्पो का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है।
लेकिन मनोज तो ये सोच रहा है कि मैं फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मनोज की जो आदत थी शुरू से क्या था कि वो सबकी मदद करता था। ठीक है, मनोज वहां पे गांव में कुआं था, तो जो बूढ़ी औरतें आती थी वहां से मतलब कुएं से पानी निकाल देता था, तो मनोज को बड़ा अच्छा लगता था। तो काफी मतलब आशीर्वाद देती थी, ठीक है, जो भी औरतें होती थी। तो भैया मनोज बहुत ही रोते रोते गया कि मैं 12वीं फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया, और बड़ा उसको दुख हुआ। तो वहां पे बैठा था विष्णु, वही विष्णु जो टॉन्ट मार रहा था मनोज को एग्जाम शुरू होने से पहले। अब विष्णु बोलता है टॉन्ट वे में कि क्या हुआ भैया, रिजल्ट कैसा हुआ, मैं तो फर्स्ट क्लास आ गया, देख लो पूरे गांव में मिठाई बांट दी मेरे पिताजी ने। मनु ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उधर एक औरत आती है, बहुत बूढ़ी होती है, कुएं से पानी निकाल रही होती है, मनोज हेल्प करता है। अब जैसे ही मनोज हेल्प करता है तो वो औरत बोलती है कि बेटा तुम इस बार बहुत अच्छे नंबरों से पास होगो। लेकिन इधर बोलते हैं भैया विष्णु कि क्या पास होगो लगा रखा है, फेल होगो है। और उधर से इनके चाचा भी आ जाते हैं, ठीक है, वही श्याम सुंदर। घर में तो उनको ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहां बोल दिया पास होगो छोड़ो, यहाँ पे कुछ कुछ नहीं आ पाया इसके पास, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या 20 नंबर से ज्यादा किसी में नहीं आया है, क्या पास होगो लगा के रखा हुआ है। तो मनोज को बहुत दुख होता, बड़ी बेइज्जती होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी मनोज को बहुत सारी बेइज्जती सहनी है, और ऐसी ऐसी बेइज्जती सहनी है जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज थी। अब उसके बाद मनोज कहता है कि माँ ऐसा है कि टेम्पो ले ही लेते हैं, भैया की बात सही है, और टेम्पो चलाएंगे तो घर के थोड़े हालात भी सुधरेंगे। इधर पिताजी से जो इनके बड़े भैया हैं बोलते हैं टेम्पो के लिए पैसा दो, 10,000 रुपए सेकंड हैंड टेम्पो खरीदनी है। तो पिताजी को कोई फर्क नहीं, पिताजी बोलते हैं कि कोई पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूं अपने डिपार्टमेंट। तो पिताजी निकल लिए गांव से। अब जो माँ है, ठीक है, वो तो माँ होती है, वो अपने बच्चों की परेशानियों को देखती है। वो बोलती है कि लो बेटा मेरे थोड़े जेवर गिरवी रखाओ, मेरे जेवर हैं, साथ ही साथ कुछ 3,000 रुपए रखे हुए और कुछ मैं इधर उधर उधार मांग के तुमको दे दूंगी, तुम टेम्पो खरीद लो। तो यहां पे टेम्पो खरीदी जाती है 10,000 रुपए में। और जो इनके बड़े भैया होते हैं वो होते हैं टेम्पो चलाने वाले। सवारी लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो मनोज की होती है, क्योंकि मनोज तेज बहुत होता है और उसकी आवाज भी अलग अलग आवाज निकालता है ताकि सवारी आ जाए। तो अब मनोज टेम्पो चलाने लगता है, पढ़ाई छोड़ दी उसने, पढ़ाई से बोला कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, मैं आराम से टेम्पो चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, पुलिस इनकी टेम्पो पकड़ लेती है। पुलिस इनकी टेम्पो पकड़ लेती है, कागज दिखाया, लाइसेंस दिखाया, नहीं मानती। यहां के जो दरोगा है 55 साल के होते हैं, वो इनकी टेम्पो ले जाते हैं थाने। तो मनोज भी थाने जाता है, ठीक है, और इनके भाई भी थाने जाते हैं। तो डरते डरते दरोगा जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ बताएंगे कि आपने क्यों ये हमारी टेम्पो को बंद कर लिया, हमारे पास तो सारे पेपर, तो ऐसी क्या हमारी गलती। तो पुलिस वाला कुछ बोलता नहीं, बड़े गुस्से से देखता है मनोज की, और हवा टाइट हो जाती है, वो और परेशान हो जाता है कि यार ये तो मारेगा मुझे लग रहा है। लेकिन पुलिस वाले तभी एक आदमी को बुलाता है, उसका नाम होता है दिनेश, और वो ऐसा लगता है कि रट के आया है सब। तो दिनेश रटी रटाई लैंग्वेज में बोलना शुरू करता है कि मैं जा रहा था सड़क के पास, पीछे से एक टेम्पो ने मुझे टक्कर मारी, मेरी बाइक गिर गई, मैं घायल हो गया, और यही लोग थे जिन्होंने टक्कर मारी। रटा रटाया डायलॉग। तो पुलिस वाला जो थानेदार होता है बोलता है एक तो टक्कर मारते हो और ऊपर से हमसे बहस करते हो, बंद करो सालों को अंदर। दोनों को बंद कर दिया जाता है। दोनों रात भर रोते रहते हैं। माता जी इधर परेशान की रात हो गई है, अभी तक मेरा बेटा, दोनों बेटे आए नहीं। तो यहां पे बहुत गिड़गिड़ाते हैं, ठीक है, दोनों लोग बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तो थानेदार छोड़ देता है किसी तरीके से कि जाओ अच्छा निकलो यहां से, कोर्ट से अपनी टेम्पो छुड़ाना। अब कोर्ट से टेम्पो छुड़ाना मतलब मामला बहुत लंबा गया, ठीक है, टेम्पो इनकी मिलेगी नहीं। टेम्पो ले ली उधार से, पैसे इतने सारे टेम्पो पे लगा दिए। अब यहां पे रात होती है, जब पुलिस वाला बोलता है कि जाओ तुमको छोड़ दिया, अपने घर निकलो बहुत तेजी में। तो यहां पे क्या होता है कि उस समय रात होती है और 10 किलोमीटर जाना होता है चल के। गांव इनका 10 किलोमीटर दूर होता है थाने से। पैदल जाते हैं, थके हारे घर पहुंचे। जैसे ही मनोज अपनी मां को देखता है, मां के गले रख के फूट फूट के रोने लगता है, और उसके बाद छत पे जाता है और रोता है। तो यहां पे चीजें दिक्कत वाली होती हैं। अब यहां पे क्या होता है कि भैया, होता यह है कि मनोज को यह लगता है कि हम एसडीएम के पास चलते हैं। आपको पता ही है दोस्तों, ये गांव में भी अदालत लगती है, और वो जो एसडीएम होता है, डेप्यूटी कलेक्टर होता है, वही ये सारे मैटर सॉल्व करता है। तो हम वहां पे जाएंगे अपनी टेम्पो छुड़वाने, ठीक है, वैसे भी कोर्ट से ही छुड़वानी है। तो यहां पे दोनों लोग क्या करते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर यानी कि एसडीएम दुष्यंत सिंह के पास जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों दुष्यंत सिंह के कमरे में जाते हैं, ठीक है, ऊपर बड़ा सा डाइस होता है, दुष्यंत सिंह जो है वो सारे मामले सुलझा रहे होते हैं। अब यहां पे मनोज जब बाहर होता है कमरे के, तो उसको लगता है कि मैं क्या कहूंगा, ठीक है। एक्चुअली मनोज को यह लगता है कि एक बार दुष्यंत सिंह ने मेरी तारीफ की थी, मुझे बहुत अच्छा
बोला था, और उनको ये लगा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, लेकिन अगर मैं ये बता दूंगा कि मैं टेम्पो चलाता हूं तो उनको क्या लगेगा। तो इससे बेटर है मैं ये बोल के जाऊं कि मुझे आपसे पढ़ाई के मामले में कुछ गाइडेंस लेनी है। तो ये पर्ची में जो बाहर दरबान होता है उसको पर्ची में ये लिख के देता है कि मुझे कुछ बात करनी है। जैसे ही मनोज एंट्री लेता है तुरंत दुष्यंत सिंह पहचान जाते हैं कि अरे देखो, गांव का सबसे अच्छा कमेंटेटर आ गया, और अभी जो विभाग और वकीलों का मैच होने वाला है उसमें कमेंट्री यही करेगा। मनोज को बड़ी खुशी होती है कि चलो अच्छा है, कहीं तो इज्जत मिली। उसके बाद दुष्यंत सिंह जो है वो मामले को रफा दफा, मतलब जितने भी केसेस होते हैं उनके पास आते हैं, उनको रफा दफा करते हैं, सुलझाते हैं। यहां तक क्या होता है दोस्तों, एक चीज और, यहां पे मनोज का एक और दोस्त होता है राकेश। राकेश जो होता है वो बड़ा ही मोटिवेट करता है मनोज को। पढ़ा लिखा नहीं होता है लेकिन हर चीज में मोटिवेट करेगा, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो जब ये पूरी घटना होती है पुलिस स्टेशन वाली, तो मनोज के मन में एक चीज बैठ गई होती है कि सब साले बेईमान हैं, ये पुलिस वाले गरीबों को ऐसे ही सताते हैं। तो बड़ा गुस्सा आता है मनोज को कि अब कुछ भी हो जाए मैं ये सारी चीजें ठीक करके रहूंगा, लेकिन गलत तरीके से। ठीक है, लेकिन जब वो डेप्यूटी कलेक्टर यानी कि दुष्यंत सिंह के पास जाते हैं, वहां पे कुछ उनको और ही देखने को मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि एक और केस आता है दुष्यंत सिंह के सामने, और इस समय मनोज भी सामने खड़ा हुआ है। यह केस होता है एक गरीब इंसान का, और गरीब इंसान का केस लेके वही थानेदार आता है जिस थानेदार ने मनोज की टेम्पो को थाने में बंद किया होता है। अब बड़ी दिक्कत, तो मनोज देख के हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो वही थानेदार है जिसने मेरी टेम्पो को थाने में बंद किया है, ये कहां से आ गया यहां पे। तो यहां पे जब केस सामने आता है दुष्यंत सिंह के, केस ये होता है कि एक गरीब इंसान के ऊपर गोली चला दी गई। ठीक है, अब गरीब इंसान कौन होता है, ये वही इंसान होता है, इसका नाम होता है दिनेश, जिसने ये बोला था कि मनोज की टेम्पो ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। समझ रहे हैं ना आप, यानी कि थानेदार का ये दिनेश जो है वो एक पूरा रिजर्व्ड में आदमी रहता है कि बेटा तुम हमारे लिए झूठा केस बनाओगे और तुमको जो भी मुझे पैसा मिलेगा उसमें आधा आधा तुमको देंगे। तो ये पूरा मिली भगत रहती है थानेदार और दिनेश की। तो दिनेश बोलता है कि इस आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई। सामने मनोज और उसका भाई भी खड़ा होता है। मनोज को बड़ी गुस्सा आ रही होती है कि ये जो थानेदार है पहले इसने मेरे साथ बुरा किया और अब इस गरीब इंसान के साथ बुरा करने वाला है। तो बड़ी गुस्सा आ रही होती है, उसको लगता है मैं सब कुछ बोल दूं, लेकिन दुष्यंत सिंह की नजरें जो है वो पारखी हैं। वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और तुरंत दिनेश से पूछता है कि बेटा कितना तुम चोरी करते हो। ये सब तो ठीक है, जो तुम केस ये बता रहे हो ये सब तो मुझे पता है, तुम ये बताओ कि दिन में कितने रुपए चुरा लेते हो। थानेदार को समझ गया कि ये दुष्यंत सिंह मतलब जो एसडीएम है उसने मेरी चोरी को पकड़ ली, और उसके बाद यहां पे दोनों को सजा देते हैं, थानेदार को भी सजा देते हैं और दिनेश को भी सजा देते हैं। तो यहां पे दूसरी स्टोरी क्या आई सामने। एक टाइम पे तो ये लग रहा था मनोज को कि पुलिस जो है वो बेईमान होती है, लेकिन जब दुष्यंत सिंह को देखा तब वो समझ गए, एकदम बदल गया उनका माइंड कि नहीं, ऐसा ईमानदार अफसर हो तो सब कुछ सही हो सकता है। तो दुष्यंत सिंह मनोज का आइडल हो गया। अब यहां पे मनोज ने, दुष्यंत सिंह ने ऑटो की बात की ही नहीं, टेम्पो की बात। उन्होंने बोला, मनोज ने बोला कि सर डेप्यूटी कलेक्टर आप जैसा कैसे बनना है। तो दुष्यंत सिंह ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो, एमपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें टॉप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुष्यंत सिंह ने यह बताया, मनोज को यह था कि मुझे डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम बनना ही बनना है। उसने ये अपनी बात बताई, ये अपनी बात अपने सबसे अच्छे दोस्त राकेश को बताई। उधर विष्णु भी खड़ा था। विष्णु में बोला कि यह 12th फेल है, 12th पास नहीं कर पाए, क्लर्क निकालने की इनकी औकात नहीं है और चले हैं कलेक्टर बनने। चलो निकलो, तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं हजारों जाते हैं। ये बड़ा खराब लगा। इतना जोश में था मनोज, एक वक्त पे उसका जोश ठंडा हो गया। बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं मैंने सोचा था। कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया तो हो गया। लेकिन राकेश जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मनोज को कि बनते तो इंसानी है, तुम भी इंसान हो, तुम भी बनोगे। तो ये चीज हुई। अब उसके बाद डेप्यूटी कलेक्टर का सपना लिए। दोस्तों बीच में बहुत कुछ होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा स्किप करूंगा, ठीक है, आप किताब जरूर पढ़िएगा। तो डेप्यूटी कलेक्टर का सपना लिया, मनोज आ गया ग्वालियर। ग्वालियर आ गया, 2000 रुपए इनकी मां ने दिए, मंथली घर से 2000 रुपए मिल जाते थे। तो ग्वालियर आ गया। ग्वालियर ये ग्रेजुएशन करने आया, ठीक है। अब ग्रेजुएशन करने आया अपने कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज का नाम एमएलबी, एमएलबी कॉलेज था। और कॉलेज जब आया तो रहने का बड़ा दिक्कत था, लेकिन कॉलेज में हॉस्टल था, वहां पे ही रहता था। लेकिन वो जो हॉस्टल था, इनके जो चाचा जी के लड़के थे, मनोज के चाचा जी के लड़का और मनोज, एक्चुअली हुआ क्या था कि चाचा जी ने बोला था कि जहां मेरा बेटा पढ़ रहा है वहीं मनोज को भी पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में पढ़ेंगे और दोनों साथ में रह लेंगे।
तो कॉलेज के रूम में 2 ही लोग रह सकते थे, लेकिन मनोज आ गया तो इसमें 3 लोग हो गए। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो यहां पे एक था त्रिलोकी जो कि मनोज का कजन था, दूसरा था जो दूसरा लड़का रूम में रहता था, उसका नाम था केशव। अब जब मनोज कॉलेज में आया, हॉस्टल में रहने लगा, तो केशव ये बार बार बोल रहा था कि मनोज यार तुम, मतलब उसके मन में ये बात थी कि मनोज यार तुम दूसरा कमरा ढूंढ लो। लेकिन वो कह नहीं पा रहा था मनोज से कि कहे कैसे। ठीक है, त्रिलोकी, क्योंकि जिम्मेदारी जो थी मनोज की वो त्रिलोकी के ऊपर थी, वो चाह रहा था कि नहीं अभी हम सब साथ में रहेंगे। बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद मनोज जाता है, पहला दिन कॉलेज का, हर कोई इंट्रो ले रहा होता है। अब मनोज को बड़ी शर्म आती है कि मैं कैसे बोलूं कि मैं 12th फेल हूं, तो मनोज हमेशा झूठ बोल देता है कि मैं 12th फेल नहीं, मेरे 62% थे। कौन मार्कशीट देखने आ रहा है। पहली क्लास होती है, पहली क्लास होती है, पहली क्लास में प्रिंसिपल आते हैं और वो सीधा यही सवाल बोलते हैं कि बताओ किसको किसको मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आती है। मनोज ने इसके बारे में पढ़ा होता है और मनोज हाथ खड़ा करता है, उत्तर देता है। तो जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, बड़ा इंप्रेस होते हैं और पूरी क्लास इंप्रेस हो जाती है मनोज से, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों कहानी और आगे बढ़ती है। यहां पे मनोज पढ़ाई करता है, लेकिन पैसे की तंगी उसको बहुत ज्यादा रहती है। घर से 2000, कभी 1000। पिताजी को कोई इतना मतलब नहीं होता है। पिताजी को मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने पूरे डिपार्टमेंट से ही बढ़ गए होते हैं। ठीक है ना, उनको लगता है उनका पूरा डिपार्टमेंट ही बेईमान है, तो दिक्कत काफी ज्यादा रहती है। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन केशव बोली देता है मनोज से कि मनोज यार तुम अपना जो ताम झाम है वो अलग कर लो। ठीक है ना, तुम अलग चले जाओ, ठीक है, यहां मत रहो, प्रॉब्लम हो रही है 3 लोग में रहने की। त्रिलोकी को जब ये पता चलती है बात, तो त्रिलोकी बोलता है कि ऐसा है, मेरा भाई है वो, तुम चुपचाप बैठो, 1 साल तक वो मेरे साथ ही रहेगा। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक दिन त्रिलोकी चला जाता है अपने गांव। केशव जानबूझ के अपने गांव चला जाता है और चाबी ले जाता है कमरे की। मनोज होता है लाइब्रेरी में। वो जब वापस आता है पढ़ाई करके तो देखता है कमरे में ताला बंद। कहां जाए वो, बड़ी प्रॉब्लम, रात का समय, जाए तो जाए कहां, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो वो क्या करता है, अब कोई दोस्त भी, ज्यादातर लोग गांव चले गए होते हैं और ज्यादातर लोगों से उसकी जान पहचान नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो मंदिर चला जाता है। मंदिर में वो भिखारियों को देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि ये लोग देखो कितना ज्यादा, मतलब मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूं और ये लोग कितनी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, यहां पे लेटे हुए हैं। मंदिर में पूरी रात काट देता है। अगले दिन जाता है, अगले दिन फिर ताला बंद। 20 रुपए होते हैं मनोज के पास, 20 रुपए क्या करे, वो छोले भटूरे खा लेता है, उसको भूख लगी होती है। उसके बाद अगले दिन भी ताला बंद, स्कूल कॉलेज की छुट्टी, क्या करे, बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो, एक पार्क होता है कॉलेज के सामने, वहां पे बेंच पे वो लेट जाता है, वहीं पे वो दूसरा दिन भी बिता देता है। ऐसे करते करते दोस्तों 3 दिन हो जाते हैं। अब मनोज के पास पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करे वो, 3 दिन से भूखा प्यासा, आंखें अंदर धस गई, चेहरे की रंगत उड़ गई। पता नहीं केशव कब आएगा, त्रिलोकी कब आएगा। केशव ने तो जबरदस्ती वो जानबूझ के चाबी ले गया। बड़ी प्रॉब्लम, मनोज को भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है। तो यहां पे सावित्री भोजनालय कॉलेज के सामने होता है, वहां चला जाता है। एक बात, एक क्वालिटी जो मनोज की सबसे बेहतरीन, वो ये थी कि उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा था। तो मनोज सावित्री भोजनालय भोजनालय के सामने जाता है और वहां पे जो काउंटर पे मालिक होता है उनसे बोलता है हाथ जोड़ के कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। बहुत ही विनम्र आवेदन होता है ये, मुझे खाने को दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूंगा, इसके बदले मैं कुछ ना कुछ काम कर लूंगा, मैं बर्तन मांज लूंगा, आप मुझे कुछ काम करने को दे दीजिए। तो यहां पे बड़ी दया आ गई जो वहां पे जो मालिक था। और इसी दौरान वहां पे एक दोस्त आ गया मनोज का। अब मनोज को जब इस हालत में देखा तो उस दोस्त को बड़ी गुस्सा आई और मनोज को डांटा कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम्हारी ये हालत है और तुम्हारे रूम पे कोई नहीं है। तो मनोज बोलता है मैं तुमको ज्यादा ट्रबल नहीं देना चाहता था। तो उसने कहा इसमें ट्रबल की क्या बात है, कोई बात नहीं है, खाना खिलाओ। खाना खा लिया। उसके बाद सावित्री भोजनालय का जो मालिक था बड़ा दयावान था, उसने बोला ठीक है आप चलिए। लेकिन मनोज ने बोला सर मैंने बोला था कि मैं कुछ काम करूंगा, मैंने खाना खाया है आपके यहां तो मैं कुछ काम करके ही जाऊंगा। जिद पकड़ लेता है मनोज कि मुझे काम करना ही करना है, मैं कुछ नहीं जानता। तो उसके बाद बोलते कि ठीक है, जब कोई बात मानना ही नहीं मनोज को, तो बोलते ठीक है बर्तन मांज दो। तो बर्तन मांजता है मनोज आधे घंटे और उसके बाद बाहर आता है, फिर वो जाता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इस इंसान की कितनी बड़ी है। उसके बाद दोस्तों कमरा वो बदल लेता है। कमरा बदल के क्या होता है दोस्तों कि वो एक टीचर होते हैं, तिवारी जी, 30 साल के होते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनके शिफ्ट हो जाता है। लेकिन दिक्कत उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां से भी फिर उनको कमरा छोड़ना पड़ता है मनोज को। अब जब वहां पे कमरा वो छोड़ता है
तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस समय दोस्तों। 2 साल गुजर गए, ठीक है, 2 साल गुजर गए बीए के, और 55-55% दोनों साल सेकंड डिवीजन है मनोज की, ठीक है। ऐसे ही करते करते तीसरा साल भी गुजर गया, बीए के 3 साल हो गए लेकिन सेकंड डिवीजन, थ्रू आउट सेकंड डिवीजन, बहुत प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि बहुत लंबी जर्नी करनी है। तीसरा साल जब आता है बीए का, तो मनोज ये बोलता है कि अब मैं अपने सपने को साकार करूंगा, मुझे बनना था एसडीएम और अब मैं एसडीएम बन के दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत ही लंबी जर्नी की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब यहां पे होती है एंट्री पांडे जी की। पांडे जी की के बात करने से पहले मैं पीली कोठी के बारे में बताना चाहूंगा। पीली कोठी वो जगह थी जहां पे लोग पीसीएस की तैयारी करते थे। बहुत बड़ा सा एक आलीशान सा घर था, वहां पे 12-13 कमरे थे, वहां पे वही लोग रहते थे जो आईएएस पीसीएस बनना चाहते थे, ठीक है। तो जब बीए में था, बीए लास्ट ईयर में था मनोज, तो पीली कोठी गया वो, और उसका सपना था कि यहां रह के वो पीसीएस की तैयारी करे। तो पीली कोठी गया, पीली कोठी में एक दीप सोनी करके इंसान रहते थे, वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। तो दीप सोनी से पूछा कि सर कैसे कर रहे हैं, मुझे भी बताइए पीसीएस की तैयारी। तो दीप सोनी ने बोला कि मेरा केमिस्ट्री से पीएचडी है, मैं 18-18 घंटे पढ़ता हूं, और बड़ी लंबी चौड़ी चीजें बता दी। उनका कमरा भी ऐसा था कि चारों तरफ किताबें फैली, दीवार पे नक्शे लटके। अब यहां से जब वापस लौटा मनोज, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। उसको लगा था क्या इतना पढ़ना पड़ता है, मेरी तो कोई नॉलेज नहीं है। और इधर दीप सोनी से जब मिला मनोज, तो उनसे बड़ा आइडियलाइज हो गया कि यार ये तो पक्का पीसीएस निकाल लेंगे, इतना ज्यादा पढ़ते हैं तो ये तो 110% पीसीएस निकालेंगे। और यहां पे जब बाहर बैठा होता है, तभी एंट्री होती है पांडे जी की, विक्रमादित्य पांडे। आगे हाथ करते हैं और मनोज के कंधे पे हाथ रखते बोलते हैं हाय, आई एम पांडे जी। तो मनोज इनसे हाथ मिलाता है और यहां से एक दोस्ती की शुरुआत होने वाली होती है। पांडे जी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही सख्त कैरेक्टर है, मतलब बिल्कुल मुंहफट, जो बोलना है मुंह पे बोलेगा। मनोज को रहने के लिए लाइब्रेरी में एक जगह दिला देते हैं, क्योंकि रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता मनोज के पास। बड़ा ही एक दुखद सा माहौल होता है, और पैसे भी नहीं है, घर पे भी बड़ी दिक्कत। पिताजी ऐसे हैं, पिताजी को नेचर समझ में नहीं आ रहा होता है मनोज को कि क्या होता है। एक्चुअली पिताजी अपने पूरे डिपार्टमेंट से लड़ गए, एक मीटिंग होती है उसमें जाके अपने बॉस को थप्पड़ मार के आ गए, तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो पिताजी हमेशा बोलते हैं कि मैं देश को चेंज कर दूंगा इसको। तो पिताजी आदर्श हो जाता है मनोज के लिए, लेकिन इनकी माताजी बोलते हैं देश को बाद में देखना, पहले अपने परिवार को तो देखो। और यह पांडे जी को जब बात बताता है, तो यहां पे पांडे जी सीधा सीधा इनके पिताजी को बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी अहंकारी हैं, उनमें इतना ज्यादा अहम है, इतना ज्यादा घमंड है अपने ईगो के सामने, अपने परिवार तक को वो नहीं देख रहे हैं। तुम उनसे कुछ मत एक्सपेक्ट करो, वो तुमको कोई पैसा नहीं भेजेंगे। तब उस समय मनोज को समझ नहीं आता, कहता नहीं तुम बेकार बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पढ़ाई करनी है और घर से बिल्कुल पैसा आता रहेगा। लेकिन जब भी मनोज अपने गांव जाता है, अपनी माता जी से मिलता है, तो उनकी माताजी हमेशा कभी 1,000 रुपए जितने भी होते हैं, कभी 500 रुपए, कभी 2,000 रुपए, बड़े इमोशनल जो मुलाकात होती है मनोज की माताजी से, बड़ी इमोशनल होती है। और घर में भी बड़ी, क्योंकि पिताजी की भी नौकरी नहीं होती है, आधी पगार आ रही होती है वो भी बंद, तो घर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक टाइम पे ये होता है कि इनका परिवार वाला, मतलब जो इनके माता पिताजी है, वो बोलते हैं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, हम तुमको पैसे नहीं दे सकते। इसीलिए मनोज को लाइब्रेरी में रहना पड़ता है। लाइब्रेरी में रहने की भी जगह मिल गई और काम भी मिल गया। 300 रुपए दिन के मिलते थे, वही अच्छे खासे 1500-2000 तक मनोज के बन जाते थे महीने के, उसके लिए काफी था। एक दिन क्या होता है कि मनोज से मिलने इनके माता पिता आते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी क्या, लाइब्रेरी में कवि सम्मेलन भी होते हैं, तो एक बड़ा सा ऐसा स्टेज लगा होता है। और जब लाइब्रेरी में मनोज रहता है तो बहुत सारी इसने किताबें पढ़ी, बहुत सारी, क्योंकि लाइब्रेरी में तो सब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा अकेलापन था मनोज, कोई भी कुछ नहीं था मनोज के पास, और काफी अकेलापन था। तो एक दिन माता पिता इनसे मिलने आए। अब जब माता जी ने मनोज को देखा, तो माता जी के आंसू आ गए कि ऐसे मेरा बेटा रह रहा है, इतने दिनों से एक ही कपड़ा पहन रहा है, कुछ नहीं है इसके पास, ऐसा कैसे हो सकता है। पिताजी ने जब देखा, पिताजी ने मनोज से पहले स्टेज को देखा कि वाह ये क्या बढ़िया है स्टेज। और पिताजी गए स्टेज पे, और उनको लगा कि उनके मतलब सामने इतना सारा क्राउड बैठा हुआ है, और मनोज को सामने बुलाया और आदर्शवादी बातें झाड़ना शुरू कर दिया मनोज के सामने कि दुनिया ऐसी है दोस्त बेटा, और मैं दुनिया को चेंज कर दूंगा, ये सबके सब बेईमान है, सबके सब चोर है। तो इनकी माताजी टॉन्ट कसते हुए बोलती हैं कि पहले अपने परिवार को तो देख लो, घर जो देश है ना, परिवार से ही शुरू होता है, पहले परिवार को तो देखो। तो यहां पे मनोज अपनी माताजी से बोलता है कि नहीं, क्योंकि पिता को अपना आदर्श मानता है, ठीक है, कि नहीं पिताजी सही कह रहे हैं, आपको पता नहीं कि लोग कितने ज्यादा बेईमान है। लेकिन माताजी बोलती है कि बेटा क्या बेईमानी, क्या बेईमानी, तुम ये बताओ कि यहां पे हमारी परिवार की हालत ऐसी है, पैसे नहीं आ रहे, तुम ऐसे रह रहे हो,
क्या है, कब पहले अपने परिवार को संभालो, पहले देखो कितनी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, उसको तो सही से निभाओ। देश के लिए बाद में सोच लेना, देश के लिए हर कोई सोच रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। तो यहां पे इनके पिताजी को माता जी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सीन होता है इसके बाद कि जब इनकी माता जी और पिताजी लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो मनोज बाहर तक छोड़ने आता है। तो माता जी अपने हस्बैंड से बोलती है, मतलब मनोज के पिताजी से बोलती हैं कि मोड़ो की हालत देखो कैसी हो गई है, कुछ पैसा तो दे दो उसे। तो पिताजी बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, उधर मुंह कर लेते हैं और टेम्पो का इंतजार करने लगते हैं। माता जी जो मम्मी होती है वो अपने पास से 100 रुपए निकाल के मनोज को देती है और बोलती है बेटा अपना ख्याल रखना, तुम जरूर सफल होगे। हैं कि मनोज ने लाइब्रेरी को छोड़ दिया, एक्चुअली कुछ बेईमानी की बात हो गई तो मनोज ने लाइब्रेरी को छोड़ दिया कि मैं यहां पे नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा। तो मनोज फिर अब लाइब्रेरी को छोड़ दिया, उसके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, क्या करे, तो एक आटा चक्की में जॉब करने लगता है, वो आटा पीसने लगता है। तो पांडे जी एक दिन लाइब्रेरी पे आते हैं तो पता चला कि मनोज नहीं है। तो मनोज कहाँ है पता दिया, गए आटा चक्की पे, एक लड़के से पूछा कि भैया यहाँ पे मनोज नाम का लड़का किधर है। बाद में देखा मनोज वही था, आटे से लथपथ होता है ना, बिल्कुल वाइट हो गया था वो। उसके बाद मनोज ने अपना पूरा मतलब झाड़ा अच्छे से और बोला कि चलो यहीं पे मेरा बगल में रूम है। पांडे से ये बात देखी नहीं गई, मनोज की ये दशा देखी नहीं गई, और पांडे से ये बोला कि तुम एक काम करो, मैं पीली कोठी में रह रहा हूं, तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम मनोज को पहली बात तो यकीन ही नहीं हुआ कि क्या बात है, जिस पीली कोठी में मैं जाना चाहता था आज पांडे मुझे वही जाने को कह रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो पांडे के साथ पीली कोठी में मनोज शिफ्ट हो गया। तो वहां पे एक दीदी है अंशु गुर्जर, अब इनकी भी एंट्री होती है, ये पीसीएस क्वालिफाई कर चुकी है, मनोज को बहुत ज्यादा मानती है अपना छोटा भाई, और मनोज और पांडे को बोलती है मैं 10,000 रुपए दे रही हूं, तुम पीसीएस के लिए, तुम लोग आईएएस के लिए तैयारी करो। एक्चुअली उस वक्त क्या हुआ था कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई थी कि पता नहीं वांट्स आए कि ना आए। तो अंशु ने बोला कि तुम दिल्ली जाके आईएएस की तैयारी करो। तो पांडे और मनोज दोनों दिल्ली आ जाते हैं, ठीक है। एक और किस्सा मैं बताना चाहूंगा लाइब्रेरी का। एक्चुअली किस्सा ये था दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि कवि सम्मेलन होता है, तो एक कवि जो है वो मनोज के साथ रात में रुक जाते हैं। तो सुबह जब कवि उठते हैं तो कवि बोलते हैं कि बेटा मुझे कंघा चाहिए, सॉरी तेल चाहिए, बालों में लगाने के लिए तेल चाहिए मुझे। तो मनोज बोलता है मेरे पास तेल नहीं है। तो कवि बोलते हैं कि अच्छा कंघा होगा, मनोज बोलता है मेरे पास कंघा भी नहीं है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं शीशा ही दे दो। तो मनोज बोलता है मेरे पास शीशा भी नहीं है। तो यहां पे कवि बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र के जो लड़के हैं वो इतना फैशन कर रहे हैं और तुम कैसे लड़के हो भाई। तो मनोज बोलता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है मैं सब खरीद सकूं, ना ही मेरे पास वक्त है, 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल भी नहीं देखी। और कवि की आंखें जो है वो भीग गई और मनोज को आशीर्वाद दिया कि तुम बिल्कुल सफर होगे। बहरहाल अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद नई दिल्ली आ जाता है मनोज पांडे जी के साथ। अब यहां पे दोस्तों एक कोचिंग में एडमिशन लेता है। अब कोचिंग में जब एडमिशन लेता है मनोज, तो वहां पे जो टीचर आते हैं एक टेस्ट लेने को बोलते हैं कि कल जो है आपका एसए का टेस्ट होगा और देखते हैं उसमें कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। उस टेस्ट में मनोज सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, बल्कि कोचिंग जो ये टेस्ट होता है, जो कोचिंग की क्लास होती है, उसमें बहुत सारे धुरंधर होते हैं, कोई पीएचडी किया हुआ हिंदी से, क्योंकि मनोज हिंदी साहित्य उसका ऑप्शनल था, ठीक है, आईएएस में ऑप्शनल चुनना होता है। अच्छा कोचिंग इसको कहां से मिली, जो पैसे दिए थे अंशु दी ने, ठीक है, वो इसने पूरे कोचिंग में इन्वेस्ट कर दिए। तो ये सब हुआ, उसके बाद टेस्ट होता है। तो यहां पे मनोज ने कोचिंग ज्वाइन की थी और पांडे जी अपने आप को हिंदी का बहुत धुरंधर समझते थे, तो उन्होंने बोला हम कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे। तो क्या हुआ कि मनोज ने कोचिंग में टॉप कर दिया, जो पहला टेस्ट हुआ। उसके बाद सारी लड़कियां मनोज के आगे पीछे कि आप तो आईएएस बनेंगे और हम दोनों साथ में तैयारी करते हैं। मुखर्जी नगर दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक तरीके से ये भारत में सबसे पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन प्लेस है, ये लोगों का मंदिर है, कर्म भूमि है यहाँ पे, जो लोग तैयारी करने आते हैं और बहुत लोग यहाँ से आईएएस बन के निकलते हैं, ठीक है ना। तो मुखर्जी नगर में अलग ही माहौल रहता है। तो यहां पे जब मनोज ने पहले ही टेस्ट, कोचिंग के पहले ही टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया तो सब लोग ने बड़ा सराहा मनोज को, मनोज बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी एक लड़की आती है और लड़की एडमिशन उसी कोचिंग में लेती है। मनोज तभी वहीं से गुजर रहा होता है और जो काउंटर पे इंसान बैठा होता है उस लड़की से बोलता है कि ये मनोज है, हिंदी साहित्य इनका बहुत अच्छा है। उस लड़की का नाम होता है श्रद्धा, और पता नहीं क्या था, मनोज को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। श्रद्धा और मनोज की बातें बहुत अच्छे से होने लगी, दोनों मिलने लगे आपस में, शाम को अच्छा वक्त बिताते। तो यहां से थोड़ा भटकने लगा मनोज अपने लक्ष्य से। पांडे जी डेली बोलते थे कि भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
यहां पे तुमको तुम्हारा जो पूरा का पूरा ध्यान है तुम्हारी पढ़ाई पे होना चाहिए। तुम तो यहां पे लव स्टोरी तुम्हारी शुरू हो गई है, ये क्या बकवास है, चुपचाप पढ़ाई करो। तो मनोज ने एकदम उसको दरकिनार किया और एकदम बोला कि रहने दो। अच्छा, पांडे जी जो था बड़ा मुंहफट था और काफी टॉन्ट मारता रहता था। तो श्रद्धा से जब बात कर रहा था मनोज, और श्रद्धा ने पूछा कि तुम मतलब इतना अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा, उसी साल यूपीएससी का एग्जाम हुआ था। पहले यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट होते थे, तो यूपीएससी का प्री क्लियर हो गया था मनोज का। ठीक है, बड़ी मेहनत की थी मनोज ने। तो यहां पे श्रद्धा ने पूछा कि तुम्हारा यूपीएससी क्लियर हो गया, तुम बहुत अच्छे पढ़ने में रहे होगे। तो मनोज को पता था कि यार मैं तो 12वीं फेल हूं, कैसे बताऊं। लेकिन इधर पीछे से पांडे जी ने बोल दिया। पांडे जी भी कोचिंग करने आ गया था फाइनली, उसी कोचिंग में हिंदी की। तो पीछे से पांडे जी ने बोला कि क्या तुमने बताया मनोज श्रद्धा को कि तुम 12वीं फेल हो। मनोज हकपका गया, बहुत ही टेंशन हुई कि अब तो श्रद्धा मुझे छोड़ देगी। लेकिन श्रद्धा ने उसको नहीं छोड़ा। श्रद्धा ने बोला कोई बात नहीं मनोज, होता रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत हो। तो यहां पे हम देखते हैं कोचिंग खत्म होती है। उसके बाद श्रद्धा अल्मोड़ा की होती है, एल होगा, आई एम सॉरी, अल्मोड़ा की होती है, उत्तराखंड का खूबसूरत शहर। और श्रद्धा डॉक्टर होती है, ठीक है ना, डॉक्टर होती है, उसने बीएमएस किया होता है और प्रोफेसर की बेटी होती है। तो बोलती है कि अब मैं जा रही हूं अल्मोड़ा और अब देखूंगी मैं क्या करना है, मुझे मुझे इंटर्नशिप भी करनी है और यूपीएससी की भी तैयारी करूंगी, देखता हूं क्या होता है। इधर मेंस एग्जाम लगा रहता है मनोज का, क्योंकि मनोज का यूपीएससी प्री क्लियर हो गया, ठीक है, बड़ी दिक्कत। तो यहां पे सारी चीजें, तो यहां पे दोस्तों होता क्या है कि श्रद्धा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है मनोज, लेकिन श्रद्धा को बोल नहीं पाता है। श्रद्धा चली जाती है अल्मोड़ा और मनोज उदास मन से अपने कमरे में वापस आ जाता है। पांडे जी बोलते हैं कि ऐसा है ना बेटा कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये बहुत ही गलत है, एकदम अपनी पढ़ाई से भटक गए। लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं थी पांडे जी और मनोज दोनों की, तो इंग्लिश के लिए वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अब जो इंग्लिश के लिए दोनों लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो पता है क्या होता है। पांडे जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पढ़ाई करो और इधर उधर मत भटको, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पे पांडे जी को खुद भी एक लड़की से प्यार हो गया, और जब उस लड़की से प्यार हुआ तो पांडे जी का नजर बदल गया, उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। तो यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि मनोज को बोला, क्योंकि मनोज इस समय श्रद्धा के बिना रह नहीं पा रहा था और श्रद्धा अल्मोड़ा में रहती थी। तो अल्मोड़ा जाने का उसको बड़ा मन था कि मैं जाऊंगा अल्मोड़ा और श्रद्धा को बात बता दूंगा। तो यहां पे पांडे जी ने बोला कि देखो मनोज, क्योंकि इस समय पांडे जी भी प्यार करने लगे थे, अब पांडे जी की पूरी जो आइडियोलॉजी है वो बदल गई थी। तो बोला कि मनोज तुम प्यार करते हो तो जाओ, प्यार के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। मनोज को बड़ा अच्छा लगा, नई दिल्ली से अल्मोड़ा निकल जाता है। अल्मोड़ा में गया, अल्मोड़ा में श्रद्धा के घर पहुंचा, घर में दरवाजा खोला, दरवाजे में उसकी मम्मी। अब मम्मी से बात की लेकिन श्रद्धा नहीं थी, तो मम्मी से पूछा कि आप बताएंगे मुझे श्रद्धा कहां मिलेगी। तो बोलती है बेटा वो तो इंटर्नशिप करने के लिए हरिद्वार गई है। तो यहां पे मनोज ने हिम्मत करके पूछ ही लिया माता जी से, क्योंकि दोस्तों इतना हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आया था खाली श्रद्धा को एक नजर देखने के लिए, ठीक है। तो यहां पे पूछ ही लिया आप उनकी मम्मी से कि आप मुझे नंबर दे दीजिए श्रद्धा का। तो मम्मी ने श्रद्धा का नंबर दिया। अब जैसे ही वो घर से बाहर आया, बगल में पीसीओ था, पीसीओ गया, श्रद्धा के हॉस्टल पे फोन लगाया। हॉस्टल वाले ने बोला कि रुकिए अभी मैं बुला रही हूं। श्रद्धा आई फोन पे, श्रद्धा ने बोला हेलो, इधर मनोज ने कुछ नहीं बोला, श्रद्धा ने फिर से बोला हेलो। तो मनोज ने बोला कि मैं मनोज हूं। तो श्रद्धा बोले कि अरे मनोज तुम कैसे हो। तो सारी जो फीलिंग्स थी श्रद्धा के सामने मनोज ने बता दी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। श्रद्धा ने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आर यू मैड, और फोन काट दिया कि अपने पढ़ाई पे फोकस करो, तुम मुझे लगता था तुम समझदार लड़के हो। फोन काट दिया। अब 1000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली से अल्मोड़ा का पूरा सफर तय करके आया। अब यहां लगा कि यार मेरे तो सपने सारे टूट गए, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि श्रद्धा ऐसा करेगी। लेकिन फिर उसी एसटीडी पे दोबारा फोन आया। जब मनोज जाने लगा तो एसटीडी वाले ने, पीसीओ वाले ने बुलाया कि अरे आप मनोज शर्मा है। तो मनोज पलटा, बोला हाँ मैं ही हूं, आपके लिए फोन है। दूसरी लाइन पे श्रद्धा थी। अच्छा, इसी दौरान दोस्तों यूपीएससी का मेंस हो गया था। यूपीएससी की मेंस की परीक्षा हो गई थी। तो पहला पेपर इंग्लिश का होता है, इंग्लिश पेपर कंपलसरी होता है। उसमें एक क्वेश्चन आया था टूरिज्म इन इंडिया। तो भैया मनोज टेररिज्म समझ के, टूरिज्म को टेररिज्म समझ के आंसर लिखाए थे, होना नहीं था, बाकी पेपर दिया ही नहीं मनोज ने, ठीक है। उसके बाद वो गया था अल्मोड़ा, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पे जब श्रद्धा ने पूछा कि देखो मनोज तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब क्या कर रहे हो, और ये भी पूछा कि यूपीएससी का मेंस कैसा गया, तो सारी चीजें बता दी श्रद्धा को कि ऐसा ऐसा हुआ और बड़ी दिक्कत हो गई है।
तो यहां पे फिर श्रद्धा ने बोला कि तुम अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद श्रद्धा ने यह भी बोला कि अब मैं भी दिल्ली आने वाली हूं, अभी कुछ टाइम बाद आऊंगी दिल्ली, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि दिल तो टूट गया था, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं हारी, कोशिश करता रहा। अब दोस्तों, इधर जिस लड़की से प्यार करता था पांडे, पांडे जी जिस लड़की से प्यार करता था, वो बोली कि मेरी दीदी की शादी है, आप शादी में जरूर आइएगा। तो भैया पांडे जी, मनोज और जो पांडे मनोज का फ्रेंड सर्कल था, वो लोग गए शादी में, ठीक है। इसी में एक लड़का था अविनाश, वो बड़ा ही फोकस्ड था, वो प्यार और इन सब में नहीं बोलता था, पहले पढ़ाई कर लो बाद में प्यार करना। तो यहां पे अविनाश ने पांडे को यह बताया कि देखो बेटा, तुम जिस लड़की से प्यार कर रहे हो वो काले कोट वाले से कितना चिपक रही है। पांडे जी ने बोला अविनाश को, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। बोला कि तुम देख लो, सामने देखो सामने। तो भैया पांडे जी को अब थोड़ा डाउट होने लगा। पांडे जी ने जिस लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था योगिता, योगिता से पूछा कि क्या तुम, मतलब कौन है भैया ये, क्या है ऐसा मतलब जो चल रहा है। तो यहाँ पे योगिता ने साफ साफ इशारा कर दिया कि भाई यही है मेरे सपनों का राजकुमार। पांडे जी का दिल टूट गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत रोए पांडे जी उस रात, और डीजे पे गाना बज रहा था कमबख्त इश्क है जो, क्या बात है। तो पांडे जी को बहुत ही खराब लगा। अब वो जो लड़का था काला कोट वाला, वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंग्लैंड में, ठीक है। अब यहां पे मनोज ने ऐसे ही पूछ लिया, जिससे पांडे जी प्यार करते थे, कि इंग्लैंड जाके हमको भूल मत जाना। तो योगिता ने ऐसे ही बोला कि हाँ पक्का नहीं भूलूंगी। इसका मतलब ये पूरा कंफर्म कि पांडे जी का प्यार इंग्लैंड वाला ले गया। तो अब पांडे जी बड़ा दुखी, अब पांडे जी दुखी, और ऊपर से मनोज से जलने की अब शुरुआत हो गई कि मेरा प्यार असफल हो गया, इसका प्यार कैसे परवान चढ़ रहा है। और यहां पे मनोज को कई बार टॉन्ट किया पांडे ने। बात बहुत अखड़ रही थी क्योंकि मनोज श्रद्धा के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रहा था। तो एक दिन पांडे जी ने बोल दिया कि या तो श्रद्धा से प्यार कर लो या फिर मेरे साथ रह लो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाएंगी। तो पांडे, तो वहां पे मनोज बहुत ज्यादा प्यार करता था श्रद्धा से। मनोज ने बोला कि अब मतलब मैं श्रद्धा को तो नहीं छोड़ सकता। तो पांडे जी का इशारा समझ में आ गया। पांडे जी उसी वक्त घर छोड़ के चले गए। अब जब घर छोड़ के चले गए तो पांडे एक सहारा था मनोज के लिए, क्योंकि पांडे पैसे भी दे देता था। मतलब क्या होता था कि जो किराया तो था ना 2,000 रुपए, 1,000 रुपए पांडे दे देता था। लेकिन अब 2,000 रुपए जो पूरा भार आ गया वो मनोज पे आ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो मनोज ने क्या किया कि कुछ ना कुछ तो करना है, अमीर लोगों के कुत्तों को टहलाना शुरू कर दिया। उसके 500 रुपए मिलते थे, बड़ी दिक्कत, बहुत ही गरीबी का जीवन, कुत्तों को टहलाता था। इधर मनोज ने सोचा कि मैं गांव चला जाता हूं, ठीक है। मनोज अपने गांव गया, तो जैसे ही गांव गया खूब टॉन्ट पड़े मनोज को। आगे देखो कलेक्टर बनने गए थे, देख लो कलेक्टर बनने गए थे, क्या हुआ, हो गया। और उस समय 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे। तीनों के तीनों अटेम्प्ट में मनोज बिल्कुल, पहले अटेम्प्ट में मेंस दिया, हुआ नहीं, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो बड़ा दुख हुआ मनोज को, और चौथा अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था। तो यहां पे जब गांव पहुंचा तो खूब, इतने साल हो गए हैं, 6 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, हुआ नहीं। विष्णु ने भी बोला कि हो गए डेप्यूटी कलेक्टर, हो गए, वाह बहुत बढ़िया, आ जाओ। लेकिन राकेश, जो पांडे जी, जो मनोज का बचपन का दोस्त था, उसने ढांढस बताया कि परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। उसके बाद वापस आता है मनोज। अब क्या हुआ कि मनोज का जो फ्रेंड सर्कल था उसमें एक लड़के का पीसीएस निकल गया। उसका नाम था अविनाश, वही अविनाश जो ये बोल रहा था कि पहले पढ़ाई करो बाद में इश्क करना। तो अब यहां पे सबको पार्टी थी, सबको पार्टी थी, जिसमें पांडे जी भी थे। अब पांडे जी भी थे उस पार्टी में, तो पांडे जी थे, श्रद्धा थी, मनोज थे। इस दौरान श्रद्धा को भी मनोज से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, वो बहुत ज्यादा प्यार में पड़ गई मनोज के, ठीक है। तो यहां पे पांडे जी भी आए, श्रद्धा भी आए, हर कोई आया अविनाश की पार्टी में। पांडे जी को बहुत अच्छा मौका मिल गया। वैसे ही काफी ज्यादा जल गया था मनोज से कि कैसे श्रद्धा जो है इसको मिल सकती है, बहुत ही गुस्सा आ रही थी उसको। पांडे जी ने खूब टॉन्ट मारे, भर भर के टॉन्ट मारे, यहाँ पे बड़ी भयंकर बेइज्जती की, बहुत बेइज्जती की यहाँ पे दोनों की। श्रद्धा की भी बेइज्जती की, और यहाँ पे मनोज की भी बेइज्जती की कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुमसे 50 बार बोला है पढ़ लो पढ़ लो, इश्क के चक्कर में पड़ गए, तुम्हारे तीनों अटेम्प्ट वेस्ट हो गए। श्रद्धा को यह बात बहुत बुरी लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। श्रद्धा पार्टी छोड़ के चली गई, मनोज भी पार्टी छोड़ के चला गया। अविनाश ने पांडे जी को डांटा कि बकवास कर रहे हो तुम, ये सब ऐसे बात करते हैं। पांडे जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना मंचूरियन और जो चाउमीन थी वो खाता रहा। तो यहां पे श्रद्धा के पास गया मनोज, और श्रद्धा ने बोला कि 50 बार बोला है कि तुम खाली अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, समझ नहीं आया तुमको। जब तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब भी मैंने बोला था कि पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। हमेशा मैं यही बोलती हूं पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, लेकिन तुमको तो समझ में नहीं आता है। तो यहां पे मनोज को बड़ा गुस्सा आया, और मनोज ने बोला क्या मैं हमेशा बेइज्जती होती रहे मेरी, मैं बेइज्जती के लिए बना हूं, तुम भी मेरी आज बेइज्जती कर रही हो, तुम क्या करूं मैं।
तुम हां कर दो एक बार तो मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। और श्रद्धा ने हां कर दी। श्रद्धा को भी बहुत ज्यादा प्यार हो गया था और श्रद्धा ने भी हां कर दी। उसके बाद मनोज ने ऐसी तैयारी की, वो अविनाश के पास गया और अविनाश से पूछा कि भैया तुमने पीसीएस की कैसी तैयारी की है, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ, बताओ स्ट्रैटेजी। तो यहां पे अविनाश ने बताया कि इस तरीके से पढ़ाई करो, तुम्हारा निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा। जो अविनाश के हाथ में स्टॉप वॉच थी वो दी यहां पे मनोज को। और उसके बाद मनोज ने जमकर तैयारी की, यूपीएससी का प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू भी निकाला। हिंदी में था इंटरव्यू। तो अब आपको पता ही है दोस्तों, हिंदी लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहां पे जो इंटरव्यूअर था, जो मेहता जी का पैनल था, मेहता सर का, वो आईआईटी के थे और बड़ा इंग्लिश को काफी तवज्जो देते थे। तो उन्होंने बोला कि तुमको तो अंग्रेजी आती नहीं है। तो मनोज ने बोला कि सर, ये जो सामने पानी है, कांच के गिलास में पानी है, मैं इस पानी को नहीं पीने वाला। तो मेहता जी बोले कि भैया क्यों नहीं पीने वाले हो, क्यों नहीं पी रहे हो? बोला कि सर मुझे कांच के गिलास में पानी पसंद नहीं है। तो बहुत गुस्सा आ गए वो। बोला कि अरे पानी पानी होता है, तुम किसी में भी पियो। तो यहां पे मनोज ने बोला यही मैं बोल रहा हूं सर, मुझे देश चलाना है, भले मैं अंग्रेजी से चलाऊं चाहे हिंदी से चलाऊं, क्या फर्क पड़ता है। ये बात सुनकर हर कोई शांत रह गया। इंटरव्यू का रिजल्ट आया दोस्तों। और उसके बाद जब इंटरव्यू का रिजल्ट पहले लगता था, ठीक है ना, लगाया जाता था, ठीक है, बाहर लगाया जाता था यूपीएससी ऑफिस के, तो यहां पे जो गार्ड था, ठीक है, काफी भीड़ हो गई थी और गार्ड ने मनोज को धक्का दे दिया था, धक्का देके गिरा दिया था कि बहुत भीड़ हो गई है, निकलो यहां से सबके सब बाहर, ठीक है। लेकिन जब श्रद्धा अंदर गई, श्रद्धा ने रिजल्ट देखा, तो वो दौड़ते हुए फिर बाहर आई और यहां पे मनोज को यह बताया कि तुमने यूपीएससी निकाल लिया है, तुम आईपीएस हो गए हो। इतना ज्यादा खुश हुआ मनोज, इतना ज्यादा खुश हुआ, उसको श्रद्धा पे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रद्धा बोल क्या रही है, क्या ये सच है, ये सपना है, हो क्या गया मेरे साथ। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई यहां पे मनोज को। तो यहां पे आईपीएस हो गया और जिस गार्ड ने धक्का दिया था वो वापस आया मनोज के पास, बोला रिजल्ट क्या रहा। मनोज ने बोला मैं आईपीएस हो गया हूं। उस गार्ड ने तुरंत मनोज को सल्यूट मारा। और आज जो श्रद्धा है, श्रद्धा भी आईएएस है, श्रद्धा भी आईएएस है, मनोज भी आईपीएस है और दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों की एक बेटी भी है। तो ये कहानी थी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी, बेहतरीन एकदम। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गरीबी, एक इंसान के पास रहने की जगह नहीं, भिखारियों के पास होता है वो, चक्की पे चक्की में आटा पीसता है वो, कुत्ते टहलाता है वो, ठीक है, उसको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत से उसने पूरी दुनिया को झुका दिया, ठीक है। पांडे जी का क्या हुआ, पांडे जी को अपनी गलती समझ में आई कि मैंने बहुत बेइज्जती कर दी, क्योंकि पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था तो मनोज ने श्रद्धा से बोला कि मैं पांडे जी से मिलने जाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं ग्वालियर में था तो पांडे जी ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। तो श्रद्धा ने बोला लेकिन उसने तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, लेकिन तो बोला कि कोई बात नहीं, तब भी बेइज्जती की है लेकिन उसने मेरी मदद बहुत ज्यादा की है, तो मैं पांडे जी से तो मिलकर रहूंगा। तो पांडे जी से मिलने गए और उसके बाद सारी बातें बताई कि तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता में। पांडे जी को लग रहा था कि श्रद्धा से प्यार करता है तो कुछ भी नहीं होगा, भले प्री मेंस निकाल ले लेकिन इंटरव्यू कभी नहीं निकलेगा। लेकिन पांडे जी गलत साबित हुए। फिर पांडे जी ने अपने हालात से भी समझौता कर लिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है और प्यार में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ना कि अगर आपका प्यार कंस्ट्रक्टिव हो तो क्या क्या हो सकता है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये पूरी कहानी है। वैसे दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की है, किताब जरूर पढ़े, उसमें बहुत अच्छे से वर्णन एक एक सीन का किया हुआ है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं किसी किताब का रिव्यू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने, आपको याद होगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की किताब का रिव्यू किया था। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं दोस्तों, मैंने 150 से ज़्यादा, 150 200, अब तो गिनती भी भूल गया हूँ, बहुत बचपन से ही मैं किताब पढ़ते आ रहा हूँ। तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किसी भी किताब ने